इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। यह मामला आज क्यों उठा, आपको बताएं। दरअसल आज दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले पर फैसला सुनाते हुए बहुत बड़ी बात कही। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि अब वक्त आ गया है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। और इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि उसके इस जजमेंट की कॉपी कानून मंत्रालय के सचिव को भेजी जाए ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में वो कदम उठा सकें। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणियां की हैं। आपको बताते हैं क्या क्या कहा है हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब जरूरत है, क्योंकि मॉडर्न भारतीय समाज धीरे धीरे एक समान होता जा रहा है। अब समाज में धर्म, जाति, समुदाय की पारंपरिक प्रथाएं टूट रही हैं। देश में अलग अलग जाति समाज के युवा आपस में शादी कर रहे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग शादी कर रहे हैं। अलग अलग कानून होने की वजह से इसमें दिक्कतें आती हैं। युवाओं को शादी करने में और आगे उनके उत्तराधिकार नियुक्त होने में इस सब में परेशानी नहीं आनी चाहिए। अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की उम्मीद को अब हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स का उदाहरण देते हुए कहा है कि वक्त वक्त पर देश की अदालतों ने यह कहा है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं भी लागू नहीं है। हो सकता है आप ना जानते हो और आपको हैरानी होगी, गोवा एक ऐसा राज्य है भारत में जहां इस कानून को लागू किया जा चुका है। यानी गोवा में किसी भी धर्म समुदाय के लोग हों, उनके शादी ब्याह के मामले, तलाक के मामले, उत्तराधिकार के मामले सब के सब एक कानून के तहत आते हैं। लेकिन ये पूरे देश में नहीं है। इसलिए अब वक्त है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए और ये देश की अदालत कह रही है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? शादी, तलाक और बंटवारा, इन मामलों में सभी धर्मों के लिए एक कानून हो। फिलहाल हर धर्म के लोग अपने अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से शादी ब्याह का निपटारा करते हैं। इसमें मुसलमान समाज के अपने रीति रिवाज हैं, क्रिश्चियंस के लिए, ईसाइयों के लिए एक अलग कानून बना हुआ है, पारसी समुदाय के लिए अलग पर्सनल लॉ बना हुआ है, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी शादियां होती हैं। और हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। उनके शादी ब्याह के मामले या उसके बाद तलाक या उसके बाद संपत्ति का बंटवारा, ये सब उस कानून के तहत तय होता है। इसलिए आज हम ये बहस करेंगे कि क्या देश में वाकई वो समय नहीं है और क्या बहुत पहले से नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक सकारात्मक रूप से देखा जाए। आज हम कोई चिल्लम चिल्ली वाली बहस भी नहीं करने जा रहे हैं। हम इस मुद्दे की तह तक जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि अगर इसमें किसी को ऐतराज है, किसी समुदाय को, तो वो क्यों है, इस कानून के फायदे क्या होंगे और इसके खतरे क्या बताए जाते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे ठीक 6:20 पर। फिलहाल एक ब्रेक। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसले में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर बल दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, धर्म और जातियों के अंतर खत्म हो रहे हैं। ऐसे में समय आ गया है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। संविधान का आर्टिकल 44 इसकी इजाजत भी देता है, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उनका क्या कहना आपको सुनाते हैं। अकीदे में नहीं आता कि सबका डीएनए एक है। चूंकि मुसलमान जो है उसका अकीदा दूसरा है, उसका वो एक खुदा को मानता है, एक रसूल को मानता है। डीएनए को तो लिए फिर रहे हैं आप ही। इंसानों को जो मौजूदा जिंदा है उनके साथ तुम्हारा अच्छा सलूक नहीं है, उनके साथ तुम्हारा अच्छा बर्ताव नहीं है, तो तुम्हारा डीएनए एक कैसे हो जाएगा। शफीकुर रहमान बर्क उस बात का भी जवाब दे रहे थे जिसमें मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का डीएनए एक है। बहरहाल इस मुद्दे को कैसे अप्रोच किया जाए, क्या सरकार को इस पर एक आम राय बनाने की कोशिश शुरू करनी चाहिए। अदालतें बार बार कह रही हैं कि देश में एक समान सिविल लॉज होने चाहिए, तो फिर अड़चन क्या है। बात होगी कुरुक्षेत्र में इसी पर शाम 6:20 पर।
आपको याद होगा 1985 का शाहबानो का केस। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी अपने फैसले में कहा था कि पर्सनल लॉज में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तब से कई बार अदालतें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत की बात कह चुकी हैं और आज दिल्ली हाई कोर्ट के जिक्र के बाद एक बार फिर यह सवाल उठा कि क्या मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में अलग अलग धर्मों के लोग, क्या भारत के मुसलमान भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानेंगे। सवाल यह भी है कि एक ही देश में शादी, ब्याह, निकाह, तलाक, इनके मामले अलग अलग तरीकों से निपटाए जाने चाहिए। इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र की बहस करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी और मुस्लिम स्कॉलर तस्लीम रहमानी। स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ हैं गौरव भाटिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर तस्लीम रहमानी, राष्ट्रीय सचिव हैं एसडीपीआई के। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देश में समान आचार संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक नए सिरे से चर्चा आज शुरू हुई है और इसकी वजह हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट, जिसमें उन्होंने एक बार फिर ये इस बात पर जोर दिया कि तमाम अदालती जिक्रों के बावजूद आज तक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कदम नहीं उठाए गए और उन्होंने निर्देश दिया कि उस अदालत के उस फैसले की कॉपी कानून मंत्रालय के सचिव को भेजी जाए ताकि वो इस पर जरूरी कार्रवाई कर सकें। तो अपने आप में बड़ी बात है। अब गौरव भाटिया साहब, चूंकि हमारे साथ एक वरिष्ठ वकील भी हैं, तो वो हमें पहले आप एक बार ये बता दें कि जो अदालत का आदेश आया है ये किस परिप्रेक्ष्य में आया है और इसमें कहा क्या गया है। देखिए, ये आदेश जो आया है सौरभ जी, हमारा संविधान जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 में कहता है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मतलब एक ऐसा कोड जो सभी धर्मों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए लागू हो और कोई भेदभाव ना करे, और खासकर किन विषयों पे। हमें यह भी जानना है कि क्रिमिनल जो हमारा कानून है, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सभी नागरिकों को बराबर से लगता है। इसमें कोई धर्म की बात नहीं होती है। अगर अपराधी किसी एक धर्म का है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, तो क्रिमिनल जो हमारा कानून है वो लगेगा। सिविल कानूनों में एक परेशानी रही है कि जहां हिंदू धर्म में तो एक हिंदू कोड आ गया, लेकिन बाकी धर्मों के लिए ये नहीं आया था। और खासकर जो विवाह होता है उसमें, जो डाइवोर्स दिया जाता है उसमें, जहां बात आती है मेंटेनेंस की, वहां पे, जिसमें मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, और एडॉप्शन में और इनहेरिटेंस में जो आपको मिलता है अपने परिवार से, माता पिता से, इसमें थोड़ा भेदभाव है। और मूल भावना जो हाईकोर्ट का आदेश है, ये सर्वोच्च न्यायालय का एक केस था शाहबानो का और सरला मुद्गल का, उसी की स्पिरिट, उसी की भावना को आगे बढ़ाता है। और ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आना चाहिए, इस पे तरजीह दे और इसको लागू करे। और इसीलिए लागू करे क्योंकि अगर संविधान कोई अधिकार दे सौरभ जी, तो कोई भी धर्म उस अधिकार को क्या छीन सकता है? क्या महिलाओं के प्रति आप भेदभाव कर सकते हैं जब अनुच्छेद 14 संविधान का कहता है कि कोई भेदभाव रिलीजन के बेसिस पे कोई भेद नहीं। गौरव जी, कुछ प्रॉब्लम हो गई मेरे ख्याल से आपके इंटरनेट कनेक्शन में। आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। अभी तक तो आपको सुन पा रहे थे, लेकिन अभी आपका फ्रेम भी फ्रीज हो गया, आवाज भी आपकी नहीं आ रही है। इसको ठीक करते हैं। इतने में आपने जो बात बताई है कि अभी अदालत का जो निर्देश है कम से कम उसके मुताबिक, जी अब जरा कोशिश करें, बोलिए गौरव जी। गौरव बोलिए अगर सुन पा रहे हैं तो। हाँ, मैं सुन पा रहा हूं आपको, आप सुन पा रहे हैं? जी अब आ रही है आवाज आपकी, बोलिए। अच्छा, ठीक है। तो मैं एक बात इसमें और कह रहा था कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये उद्देशिका की तरह होते हैं कि सरकार कैसे काम करेगी, लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं होते हैं। इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ये लागू होगा और इस समय होगा, ये मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार का हनन हुआ है। तो इसीलिए
ये संवाद के तहत, चर्चा के तहत, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, एकजुटता इसी में है कि सबसे बातचीत करने के बाद इसे लागू किया जाए। सही समय आया है या नहीं, इस पे हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये मेरे प्रिलिमिनरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपके आपने इसका कानूनी पहलू भी समझा दिया, ये संविधान में किस हैसियत से कहा गया वो भी आपने बता दिया, और ये डिजायरेबल क्यों है ये भी। मैं रहमानी साहब के पास अब जाना चाहता हूं। रहमानी साहब, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनको अगर वो किसी धर्म से जुड़े हों या सभी धर्मों से जुड़े हों तो हम उनको कई बार राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला जो है, इसके बारे में तो ये भावना प्रकट संविधान में जब कर दी गई, इसको लगातार अदालतें कहती आई, तो यह विवाद का विषय क्यों होना चाहिए? देखिए, ये विवाद का विषय बिल्कुल भी नहीं है। ये 44 आर्टिकल 44 जो गाइडिंग प्रिंसिपल की हैसियत से आया था, तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस पर बहुत डिटेल से चर्चा की थी। अभी मैं उस चर्चा पे नहीं जा रहा कि वो चर्चा क्या है। इसको गाइडिंग प्रिंसिपल पे इसीलिए रखा गया और ये कह के रखा गया कि स्टेट की जिम्मेदारी है, किसी एनजीओ की नहीं है, किसी कम्युनिटी की नहीं है, किसी इंडिविजुअल की नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए माहौल साजी करती रहे और आखिरकार मुल्क के तमाम तबकात एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आमादा हो जाएं। ये कोशिश करते रहने का काम स्टेट को दिया गया गाइडिंग प्रिंसिपल की हैसियत से, इसीलिए अदालतों के प्रीव्यू में भी नहीं आया ये। अब सवाल ये है कि पिछले 70 साल 73 साल में कम से कम 12 ऑब्जर्वेशंस वेरियस हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के हैं, जिसमें सरकार से ये कहा गया कि वो इस डायरेक्शन में क्या काम कर रही है, वो काम बताए या इस पे काम करे। उस पर कुछ नहीं हुआ। इस पे विवाद तो उस वक्त आएगा जब कोई एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने हो, डिबेट और चर्चा और एक कंड्यूसिव माहौल बनाना, एग्जैक्टली जो गाइडिंग प्रिंसिपल के आर्टिकल 44 के वर्ड्स हैं, वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने की डायरेक्शन में 73 साल में किसी ने कोई काम न करके सिर्फ इतना किया कि जब किसी को इसके लिए कोई पॉलिटिकल फायदा उठाना हुआ तो उन्होंने यूसीसी का इशू छोड़ा, एक कम्युनिटी को चिढ़ाया, दूसरी कम्युनिटी को बढ़ाया, और ये इस सब में सब मैस अप हो गया सारा का सारा। अगर एक ब्लूप्रिंट आया होता, चाहे बीजेपी की सरकार लाए या कांग्रेस की लाए, उस पर देश चर्चा करेगा और उस चर्चा के बाद एक निष्कर्ष निकलेगा, उसकी मुखालफत करनी है, उसकी मुआफकत करनी है, उसको चेंज लाना है, ये सब तो उसी वक्त होगा। अब जब तक कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, इधर देश इतना बड़ा है। आप देखिए मेघालय में दूल्हा नहीं जाता है लड़की वालों के, लड़की वाले जाते हैं और दूल्हा को ब्याह के घर लाते हैं और पूरा का पूरा मैट्रियार्टिकल सोसाइटी वहां पर चलती है, सब औरत प्रधान वहां पर पूरा का पूरा समाज है। इस तरह ट्राइबल्स में आज तक भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही है, आप रोक नहीं पाए। इस तरह बहुत डाइवर्स है, क्रिश्चियंस के अलग है, सिख्स के अलग है। हिंदू कोड बिल जिस तरीके से आया था 1956 में, उसी तरीके से मैं तो हमेशा कहता रहा, अगर नेहरू जी एक हिंदू कोड बिल ला के उसे पास करवा सकते हैं तो इस तरीके से मुस्लिम कोड बिल, क्रिश्चियन कोड बिल एंड सिख कोड बिल ये क्यों नहीं लाए गए आखिर इतने जमाने में। मैं आज भी सरकार से कहता हूं कि आप अभी आज जो बात हो रही है रहमानी साहब, वो तो उससे आगे बढ़ के बात करें ना। ये बात तो अक्सर कई, मेरे को याद है आप भी कई बार मेरे सामने कह चुके हैं कि कोडिफाई कर दिया जाए मुस्लिम लॉज को भी। बात सवाल यहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख का, पारसी का, जू का, क्रिश्चियन का अलग अलग कोड हो, ये नहीं है। सब बात तो यह कि सबके लिए एक कानून हो। अभी जैसे गौरव भाटिया कह रहे थे, कत्ल की सजा एक, चोरी की सजा एक, मैं इसको वाज़ेह 420 की सजा एक, तो ऐसे इसमें सारे कानून एक हो जाए। नहीं, मैं इसको वाजे करता हूं। देखिए, लॉ कमीशन ने 2016 में एक क्वेश्चनायर निकाला, 11 के करीब उसमें सवाल थे, उसमें इन सारे सवालों के जवाब उन्होंने मांगे, बड़ी तादाद में लोगों ने उसके जवाब दिए और उसको एवेलुएट करने के बाद 2018 में इसी लॉ कमीशन ने यह सजेस्ट किया सरकार को कि आप यूसीसी लाने से पहले कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस रिलीजियस लॉज कीजिए, वो इस देश के हक में ज्यादा मुफीद और ज्यादा कारआमद होगा। इस बुनियाद पर मैंने ये बात कही। उस डायरेक्शन में भी सरकार ने 3 साल में कोई काम नहीं किया। ठीक है, ये जरा ये क्योंकि ये कानूनी बारीकी है तो इसको फिर गौरव से समझते हैं। जो बात रहमानी साहब कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले अलग अलग धर्मों के जिनके अपने निजता के मामले जो हैं, शादी ब्याह वगैरह वगैरह के मामले, उनको लेकर के एक कोड बने, जैसा कि हिंदुओं के लिए बना हुआ है, जिसमें कई और धर्म के लोग भी आते हैं, कम्युनिटीज के लोग भी आते हैं।
सौरभ जी देखिए, टीवी चर्चाओं पे कुछ कहना और अदालत में और समाज में जो पार्टियां सांप्रदायिक राजनीति करती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उनका स्टैंड बिल्कुल अलग होता है। और मैं आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए पहले एक बात बताना चाहूंगा कि भारत में ही गोवा ऐसा प्रदेश है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। विश्व में जो विकसित देश है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, वहां पे लागू है। और ये तो छोड़िए, ऐसे इस्लामिक मुल्क भी हैं जैसे टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, सूडान, सीरिया, टूनिसिया, वहां पे भी लागू है। बहुत आसान है कह देना कि सरकार ने पहल नहीं करी, करनी चाहिए, हम तो तैयार हैं। आप मुझे बताइए, मैं अभी 2-3 बातें बताऊंगा। इस्लाम धर्म में समय के साथ परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन जब वो परिवर्तन लाया जाता है तो हो हल्ला कौन करता है? पहला उदाहरण मैं आपको देता हूं। 1984 में मेंटेनेंस, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 से आता है। ये एक अधिकार दिया गया किसी भी महिला को या बुजुर्ग माता पिता हैं कि वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अधिकार इवन मुस्लिम महिला के पास है, क्या यह सही नहीं है? मौलानाओं और मुफ्तियों ने दबाव बना के, राजीव गांधी जी की सरकार थी, इस फैसले को एक तरह से निरस्त और निष्क्रिय करवा दिया। एक कानून आ गया पार्लियामेंट में। तब तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा था कि यही उचित है। उन्होंने तो एक महिला जो मुस्लिम थी उसके अधिकार के बारे में नहीं सोचा। 65 साल की महिला कुछ 100 रुपए का मामला नहीं दे पाए। दूसरी बात, ट्रिपल तलाक। संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद 21 एक अधिकार देता है कि आप एक सम्मान की जिंदगी जिएंगे, अस्मिता से आपके समझौता नहीं हो सकता। जब ट्रिपल तलाक को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये गलत है, तो आप याद है कैसे ओवैसी हो, तस्लीम रहमानी हो या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई चुप्पी साथ लेता था, कोई विरोध करता था। हमने तो उसे अपराध भी बना दिया। तीसरा, जबरन धर्मांतरण का कानून आया। ये लोग कहने लगे कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सौरभ जी धर्म तटस्थ कानून है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप सरकार की बात करते हैं तो मैं लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई और उसका गठन किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस थे, उनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई। हमने तो शुरुआत करी, लेकिन ये आपके समाज से क्यों नहीं आती बात? क्यों आप महिला और पुरुष में भेदभाव करते हैं? मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का। मैं जवाब लेता हूं। अभी रहमानी साहब ने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि ये इसमें कोई विवाद नहीं है, और आपने कहा था कि ये काम सरकार का है कि वो पहल करे। तो उन्होंने 2-3 उदाहरण गिनाए हैं जो कि फैक्चुअल हैं। शाहबानो मामले में मेंटेनेंस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट से ओवररूल कराया गया। ट्रिपल तलाक के मामले में बहुत विरोध हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो कानून बना। तो आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम समाज के बड़े तबके के अंदर रेजिस्टेंस है, वो नहीं चाहते कि ये कोड बने। देखिए गौरव जी, मसला यही है, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो पूरे देश के लिए होगा। देश में मुसलमान सिर्फ 14% हैं, और इस क्रिश्चियंस भी, सिख्स भी, ट्राइबल्स, बड़ी तादाद में ट्राइबल्स। नॉर्थ इंडियन हिंदूज की मान्यताएं अलग हैं, साउथ इंडियन हिंदूज की मान्यताएं अलग है। पूरे देश में स्टेट टू स्टेट कल्चर्स बदल जाते हैं। तो जहां इतनी बड़ी डाइवर्सिटी हो, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जब बात चले, तो आप उसको मुस्लिम सेंट्रिक बता के कि मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं, आप पूरे इशू को पोलराइज कर देते हैं कम्युनली। मैं आपके साथ टेक्निकली आपसे सहमत हूं। रहमानी साहब, जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसी पर आपसे बात कर रहा हूं। एक मसला आप पॉपुलेशन की डिबेट पर होता है। एक सेकंड, मैं गौरव की बातों का कुछ का जवाब दे दूं। और आपने गोवा की मिसाल दी। मैं रहमानी साहब, हम एक फैक्ट से दूसरे पर जाएंगे तो आसानी रहेगी। मैं आप ही से बात कर रहा हूं, आप सारे सवालों के जवाब दीजिएगा। अभी जो आपने बात कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में केवल मुसलमान को क्यों बताया जाता है अलग से, टेक्निकली आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन देश की हिंदू पॉपुलेशन जो लगभग 80% के करीब है, उस पूरे के लिए एक कोड बना हुआ है, और उसके अंदर दूसरे कुछ और धर्मों के, बौद्ध समाज को भी उसके अंदर डाला गया है,
जैन समाज को भी उसके अंदर डाला गया है, तो वो पॉपुलेशन भी आप जोड़ लीजिए तो, और मुसलमानों की आबादी आपने खुद बताया भी कितनी है, 14, 15, 16, 17% जितनी भी हो, तो इसीलिए ये बात हो रही है। अगर आप इन दोनों पॉपुलेशन को जोड़ करके अगर इतनी पॉपुलेशन के लिए एक कोड बन जाएगा तो आप देश की 95% से ज्यादा आबादी की बात कर रहे हैं। इसीलिए बात आती है कि मुस्लिम कम्युनिटी सहमत हो इसके लिए। नहीं, मैंने बिल्कुल शुरू में कहा, एक तो बात यह कि जो कहा जाता है 80% हिंदू, ये 80% हिंदुओं के अंदर कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं। आप 7% ट्राइबल्स भी उसी में आप शामिल कर लेते हैं, उसी हिंदू में, और ट्राइबल्स के कल्चर तो एक ही स्टेट में अलग अलग कई ट्राइबल्स है, उनके सबके अलग अलग कल्चर है। तो आप ये कह के भ्रमित नहीं कर सकते। भ्रमित करने की बात नहीं है, वो गवर्न कौन से कानून से होता है रहमानी साहब, इंपॉर्टेंट ये है कल को उस समुदाय के अंदर किसी को लगेगा मुझे राइट्स नहीं मिल रहे। एक सेकंड, आपकी बात ये सही है, बहुत सारे कानून बन गए हैं लेकिन बहुत सारी सामाजिक परंपराएं और कुरीतियां अभी भी हो रही हैं, लेकिन अगर वो कानून है, कल को एक अग्रीव्ड व्यक्ति, महिला, कोई भी अदालत जा सकता है ना कि मेरा ये हक है और मुझे नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर कानून ही ना हो तो वो समाज का व्यक्ति कहां जाएगा? नहीं, कानून तो ये भी है, देखिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है, 1937 से हुआ है शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 एज अमेंडेड इन 1939, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है, और ऐसे ही पार्ट दूसरे धर्मों के भी हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप ना लाइए, आप ब्लूप्रिंट तो लाइए, उसको तो डिस्कस करें, और ये लाने की जिम्मेदारी आर्टिकल 44 ने सरकार को दी है, किसी समुदाय को नहीं दिए कि समुदाय उठ के बोले कि हमको ये दे। और जो समुदाय को बोलना चाहिए वो मैं बोल रहा हूं कि आपने अगर हिंदू कोड बिल बनाया है तो आपको मुस्लिम कोड बिल भी लाना चाहिए। इसमें किसी को भी मेरा ख्याल है कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आप उसको तरीके से लाते हैं, सही तरीके से। इसी तरह ट्रिपल तलाक को मैं तो 10 डिबेट में आपके साथ रहा हूं, हमने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के रिवोकेशन की मुखालफत कभी नहीं की, हमने उसको क्रिमिनलाइज करके जो कानून बनाया गया उसकी मुखालफत की, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की मुखालफत नहीं की, ऐसी पॉलीगैमी को रेगुलेट करने की मुखालफत। मुझे वो सारी बहस याद है, उसमें कहा यह जाता था कि ये हम पे छोड़ दीजिए, हम भी मानते हैं कि ट्रिपल तलाक गलत है, 3 बार में 1 बार कह देना, लेकिन इससे हमारे समाज की कुरीति है, हम दूर करेंगे। आप इसमें ये शरिया का मामला इसमें ना पड़े, सरकार अदालत इसमें ना पड़े, ये कहा जाता था। एक मिनट, गौरव को मौका। जैसे लोग कहते थे हाँ। कि ये हमको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, ये हम लोगों का स्टैंड था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड नहीं था। नहीं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हमने उसको वेलकम किया, तो वहीं से ये मांग उठ रही है, बोर्ड ने मान लिया। चलिए मैं आपने जितनी बात की, आपने पहले भी बात कही थी, मैं फिर वहां आता हूं। आपने कहा कि शुरुआत कीजिए आप मुस्लिम समुदाय के सिविल लॉज को कोडिफाई करके। गौरव, इस पर एक बार जवाब देने पहले भी ये सवाल हुआ था, ये एक शुरुआत तो हो सकती है। नहीं, देखिए सौरभ जी, सभी दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए, आधी अधूरी बात आपके चैनल पे नहीं होनी चाहिए, कि जब हिंदू कोड कानून आया तो ये हिंदुओं पे ही नहीं लागू हुआ, इसमें सिख समाज, जैन और बुद्ध भी शामिल थे। तो जब इन सारे समाजों को आप देखेंगे तो ये करीब करीब 88% तो हो ही जाता है। ठीक, बिल्कुल। बचता कौन सा बड़ा वर्ग है? बचता है एक वर्ग, वो है मुसलमानों का। और मुसलमानों के वर्ग में मैं याद दिला दूं आपको, मैं भी उन चर्चाओं में आता था जब आप करते थे कंडक्ट, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कैसा वाहियात तर्क दिया था सर्वोच्च न्यायालय में, एफिडेविट में मैं बताऊं आपको, सुनिएगा। उन्होंने कहा अगर ट्रिपल तलाक खत्म किया गया तो मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा मारा जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा महिलाओं में जो निर्णय लेने की क्षमता है ये कम होती है पुरुषों से, जो खुद में भेदभाव दिखाता है। और तीसरी बात, जो बड़ी बात है, कि क्या शरीयत से चलेगा देश या संविधान से चलेगा। उन्होंने कहा कुरान के हिसाब से हम चलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, ये नहीं होगा। अब मैं एक सवाल पूछता हूं और बताता हूं क्यों ये लोग कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देते हैं और कितना गलत है वो महिलाओं के प्रति। 4 निकाह, ये तो कुरान कहती है कि हाँ कर सकते हैं आप। मैं
तस्लीम रहमानी जी से पूछूंगा कि आप एक मुसलमान हैं, आप बताइए कि अगर एक मुस्लिम महिला कहे तस्लीम जी कि मैं 4 शौहर रखूंगी, तुम्हें रहना पड़ेगा, तो ये क्या उचित है? और एक महिलाओं को कहना, एक महिला को कि 4 मेरी बीवियां हैं, उनके साथ रहो, इस पे आपका क्या स्टैंड है, बताइए। उनका फोन कनेक्टेड, आप बोलिए, जब वो जुड़ेंगे दोबारा तो फिर मैं सारी बातें उनको बता दूंगा, आप बोलते रहिए। हाँ जी, हाँ, तो बस एक तो ये स्टैंड है। दूसरा देखिए, मैंने आपसे बात करी थी इनहेरिटेंस की, एडॉप्शन की, तो आप ये भी जानिए कि कुरान में ये लिखा है कि जो मर्द है इसको 2 गुना ज्यादा संपत्ति का अधिकार मिलेगा, स्वामित्व मिलेगा महिला से ज्यादा। तो ये भेदभाव नहीं है क्या? जब हमारा संविधान कहता है भेदभाव, सौरभ जी, हो नहीं सकता है जी। और ये सूरज 4 आयत 11 में लिखा है। चलिए, आपने तो दो स्पेसिफिक बातें बोली जो कि इस्लाम के अंदर हैं, जो कि इनजस्टिस है खास तो महिलाओं के प्रति। उस रहमानी साहब शायद टीवी के जरिए सुन पाए, अगर आप वो दोनों सवाल उनके सुन पाए तो जवाब दे दीजिए रहमानी जी। जो कि इनजस्टिस है खास तो महिलाओं के प्रति, रहमानी साहब शायद टीवी के जरिए सुन पाए, अगर आप वो दोनों सवाल उनके सुन पाए तो जवाब दे दीजिए रहमानी जी। मुझे तो आवाज आ रही है, मैं टीवी से सुन रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आ रही है? दरअसल बस फोन आपका डिस्कनेक्टेड है, वो हम लगा रहे हैं। आप जवाब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है, अब मैं समझ गया। देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इसे मुस्लिम सेंट्रिक अगर बनाएंगे तो आप खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ना आए। मैं कह रहा हूं ब्लूप्रिंट लाइए, उसका आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सीधे सीधे इस्लाम के ऊपर जितने इल्जामात लगा सकते हैं वो इल्जामात लगा रहे हैं। पॉलीगैमी इस्लाम में मशरूत है। आपने कहा 4 बीवियां भी रख ले, मतलब ये एक एब्सर्डिटी है, ये कोई सीरियस डिबेट इसको मैं नहीं मानूंगा अगर इसी तरीके से आप चलेंगे कि कुरान अगर कह रहा है कि आपने पता नहीं वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या एब्सर्डिटी है, क्योंकि आपको सुनाई सीधे नहीं दे रही होगी आवाज। उन्होंने कहा इसमें एब्सर्डिटी क्या है, क्या कुरान इसकी इजाजत नहीं देता है? आपको उसका अंदाजा होता। दूसरी बात ये कि दरअसल मेरी आवाज भी नहीं जा रही है उधर। गोवा में हिंदुओं को दी गई है, जिसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडियल बताते हैं, वहां हिंदुओं को पॉलीगैमी की कंडीशनल परमिशन है, मुसलमानों को नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो गोवा में लगा हुआ है। तो ये, और इसी तरीके से हमने खुद कहा शरिया से कानून देश नहीं चल रहा है। शरिया एप्लीकेशन एक्ट एक पर्सनल लॉ के लिए है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के थ्रू एक्सेप्ट किया है। तो देश शरिया से चलने की जो बात आप लोग करते हैं ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है। आप अगर यही पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करेंगे तो इसका मतलब पॉपुलेशन का जो इशू है, जो नेशनल इशू है, यूसीसी एक नेशनल इशू है, आप इसको जब हिंदू मुसलमान कर देते हैं तो आप इसको डाइल्यूट कर देते हैं कहीं ना कहीं। ये बात दस्तियों। चलिए ठीक है, रहमानी साहब का फोन आया तो बताएं हमें। रहमानी साहब, आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या ईयरपीस के थ्रू? रहमानी जी, क्या आप मेरे को अपने फोन के जरिए सुन पा रहे हैं, ईयरपीस के जरिए सुन पा रहे हैं, या आप भी टीवी से सुन रहे हैं? मैं टेलीविजन से सुन रहा हूं आपको। अच्छा ठीक है, तो जो आपने बातें कही हैं वो अब मैं गौरव भाटिया के पास ले जा रहा हूं। पहले तो इन्होंने इसी बात का जवाब दे दें। गौरव, जब आपने बोला कि इस्लाम में, मैं आपको टेलीविजन से सुन रहा हूं। मेरी सवाल सुन लीजिए फिर। गौरव भाटिया आपसे पूछ रहे थे, आपने कहा कि एब्सर्डिटी है ये कहना कि 4 शादियां इस्लाम में जो है वो जायज हैं। तो गौरव ने पूछा इसमें क्या एब्सर्ड है, क्या गलत है, ये बताइए, क्या ऐसा नहीं है? रहमानी जी, चलिए, जब इन्होंने ये कहा कि एक औरत को भी 4 शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं उसको एब्सर्डिटी कह रहा था। कुरान ने एक मर्द को 4 औरतों से शादी करने की कंडीशनल परमिशन दी है, औरतों को नहीं दी है। और अगर आप ये कहे कि औरतें भी 4 शादियां करें, ये कुरान ने क्यों नहीं कहा, मैं इसको एब्सर्डिटी कह रहा था। आप कुरान को जब भी समझ के पढ़ेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि औरतों को क्यों ये परमिशन। देखिए, मैं रहमानी साहब ऐसा देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बिल्कुल कानूनी चश्मे से बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंसाफ के तकाजे से, और वो इंसाफ का तकाजा जो हमारा संविधान कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कम से कम मैं इसमें कुरान की डिबेट में नहीं जाना चाह रहा। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो नियम उस वक्त बनाए गए थे, पैगंबर साहब ने जो बातें कही थी वो उस समय के हिसाब से थी। तब के समाज में और आज की दुनिया में बहुत अंतर आ गया है, और इसीलिए बहुत सारे, जैसे अभी उन्होंने कुछ
इस्लामिक देशों का जिक्र किया गौरव ने कि वहां पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हमको अब कुछ आज के जमाने के हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। बहरहाल गौरव भाटिया गोवा के बारे में वो भी एक बात कह रहे थे, और ये दर्शक भी सोच रहे होंगे कि हमारे देश में एक राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब ये ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। मैं रहमानी साहब, मैं जरा इनसे बात कर लूं, फिर मैं आता हूं। मैं उम्मीद करता हूं तब तक आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा। मुझे बताइए कि पहले तो क्या ये और राज्य नहीं कर सकते गौरव भाटिया, और कर सकते हैं तो किसी ने आज तक क्यों नहीं किया? नहीं सौरभ जी, बिल्कुल कर सकते हैं और राज्य, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। देखिए, मैंने एक प्रश्न पूछा, और प्रश्न किस बिना पे पूछा? हमारी चर्चा आज किसी धर्म को निशाना बनाने के लिए नहीं है। हमारी चर्चा ये है कि संविधान एक अधिकार देगा, तो क्या धर्म की कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो उस अधिकार को छीन सकता है, उस व्यक्ति को उससे दूर रख सकता है? ये हमारी चर्चा है। मैं अनुच्छेद 15 पढ़ता हूं, इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। संविधान कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, तो मैंने क्या गलत पूछा आप बताइए? एक मर्द है, वो 4 औरत के साथ निकाह कर सकता है, लेकिन एक औरत 4 मर्दों के साथ निकाह नहीं कर सकती। भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया? और इसको अनुच्छेद 21 से जोड़ दीजिए कि राइट टू पर्सनल डिग्निटी। क्या आज के आधुनिक युग में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया है, एक महिला को विवश कर सकते हैं कि मैं 4 बीवियां रखूंगा, तुम एक घर में रहो मेरे साथ। क्या ये उस पे एक बड़ा प्रहार नहीं होगा अस्मिता पे? बिल्कुल होगा। मैं समझता हूं स्वाभिमानी कोई भी महिला होगी, वो ये कह सकती है कि मैं नहीं रहना चाहती, और इसीलिए ये सवाल है। दूसरी बात जो मैंने उठाई कि जो संपत्ति पाने का अधिकार है, कुरान कहती है कि वो दुगना एक मर्द का है, उसका आधा एक महिला को है। अब बताइए, मैं पूछ रहा हूं इनसे सवाल, क्या ये भेदभाव नहीं है? अनुच्छेद 14 और 15, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। और तीसरी बात, ये सबसे ज्यादा निंदनीय है। आपको मैं बताऊं, ये लोग फतवे जारी करते हैं, उन फतवों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? एक उदाहरण देता हूं, एक शौहर की बीवी का रेप ससुर जी ने किया, और इन्होंने फतवा जारी कर दिया कि कुरान के तहत अब ये महिला जो उनके पिताजी थी, उनकी बीवी बन जाती हैं, और जो जिसकी बीवी वो थी, अब वो उनको अम्मी बुलाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा कानून का और धर्म का, हर बार संविधान आगे रहेगा और शरीयत लॉ को पीछे होना पड़ेगा। ठीक है, और यही मूल भावना B.R. अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कही है, जो मैं आगे पढ़ दूं। आपके तीनों उदाहरणों पर जवाब देंगे रहमानी जी, बोलिए। देखिए, पहले तो मैं इनकी आखिरी बात के जवाब दूं, जो इन्होंने कहा कि एक वो चरथावल का केस था, उसको मैंने अटेंड किया था, और मेरे अटेंड करने के बाद मीडिया में वो बंद भी हो गया था। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया, वो ना कोई फतवा था, कि कोई फतवा देने वाला मुफ्ती नहीं था, वो मीडिया ने उसको प्रमोट किया, और आई बस्टेड दैट केस। मैं अकेला था जिसने इस केस को बस्ट किया था, बिल्कुल गलत था। दूसरी चीज ये कि जो आप पोलीगैमी की बात कर रहे हैं, आपने कुरान पढ़ा नहीं है, आपने एक वर्ष निकाल के शायद पढ़ ली है, और आप उसकी बुनियाद पर बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं ये कह रहा हूं कि आप फिर इसको रिलीजियस, आप इसे एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम डिबेट यूसीसी को क्यों बनाना चाहते हैं? असल मसला ये है, आप टारगेट क्यों करना चाहते हैं? जब आप इस्लाम को आप कोडिफिकेशन करें, मॉडिफिकेशन करें, ठीक है, उस मॉडिफिकेशन को कंसीडर किया जा सकता है, उस पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन जब आप टारगेट करते हैं एक धर्म को और उसे जालिम बताते हैं, बार्बरिक नहीं। अच्छा रहमानी साहब, देखिए, मैंने इसलिए शुरुआत में कहा था कि ये बात पॉलिटिकल जब आदमी कहता है तो ये राजनीतिक लगती है, लेकिन मैंने इसलिए शुरुआत में कहा रहमानी साहब, ये तो कोर्ट्स कह रहे हैं ना। आज तो ये गौरव भाटिया बीजेपी के नेता कहें तो आपको उसमें राजनीति दिखे, मैं ऐतराज नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये कोर्ट्स कहेंगी, अदालतें कहेंगी, तो उसको सीरियसली कंसीडर करना पड़ेगा। अदालत ने कहा रेगुलेट करने के लिए, अदालत ने हमेशा रेगुलेट करने के लिए कहा,
ट्रिपल तलाक का जो कानून आया वाइडली वो एक्सेप्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मुखालफत हो रही है वो कानून की हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की मुखालफत नहीं हो रही, इसमें फर्क है, इसको समझना चाहिए हमें। इसी तरीके से जो ये हुर्मत मुजाहिरत का केस का बता रहे हैं कि जो एक औरत के साथ उसके ससुर ने दुष्कर्म किया था, उसमें कम्युनिटी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया उसको, और अदालत ने भी उसको। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताइए, बात फिर इतिहास में जाने की हो जाएगी, लेकिन 1985 में जो शाहबानो का केस हुआ, आप हम तीनों में सबसे ज्यादा बड़े हैं, उम्र दराज हैं रहमानी साहब। मैंने मुखालफत की। चलिए ठीक है, मैं आपसे शाहबानो के बारे में पूछ रहा हूँ रहमानी साहब, एक्ट है, सुनिए एग्रीकल्चर फोन लगा हुआ उनका किया जाता, हमने की उसकी मुखालफत केस में इवेंट। रहमानी साहब मुझे सुन पा रहे हैं? और एग्रीकल्चर लैंड में भी, रहमानी साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जहां तक डबल न देने की बात है, एक औरत को इस्लाम में उसके हस्बैंड से भी मिलता है, उसके फादर से भी मिलता है, उसके बेटों से भी मिलता है। ये रीजन है कि उसको प्रोपोर्शनली कम दिया जाता है। बेटे रहमानी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? मुझे लगता है फिर उनका फोन कट गया है, बताया जाए। रहमानी साहब सुन रहे हैं आप? अच्छा, आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे थे। एक सेकंड पहले तो रहमानी साहब ने बार बार ये कहा कि इसको रेस्ट वर्सेस मुस्लिम ना बनाया जाए, फिर आपने बहुत लंबे तफसील से आपने ये बताया कि क्यों इस्लाम में या कुरान के अंदर जो प्रोविजंस किए गए हैं वो बहुत बेहतर हैं। तो हम जब पहले ही डिफेंस में आ जाते हैं तो हम नकार ही देते हैं किसी गुंजाइश को। एक बात तो ये, दूसरा ये मुझे बताइए कि 1985 में शाहबानो केस जो मेंटेनेंस को लेकर के था, उसका विरोध हुआ, क्या आज मुस्लिम समाज ने मेंटेनेंस मिलना चाहिए एक महिला को, अगर उसको तलाक दे दी उसका पति, इसको स्वीकार कर लिया है? क्या ऐसे मामले नहीं आते? नहीं, मेंटेनेंस के लिए उसी वक्त कानून आ गया था और उस कानून के मुताबिक अमल हो रहा है। तो यही मैंने कहा कि आप जब कानून क्या आया था? कानून ये आया था कि आप जाके मैजिस्ट्रेट से, कि मैजिस्ट्रेट दिलवा देगा, टारगेट करना शुरू कर, मैजिस्ट्रेट दिलवा देगा। कानून ये आया था, मैजिस्ट्रेट क्यों दिलवाएगा? जैसे वो देश में किसी और महिला का हक है, ऐसे वो एक मुस्लिम महिला का हक होना चाहिए। उस महिला को मैजिस्ट्रेट के पास क्यों जाना पड़ेगा? जैसे कोई भी देश की महिला अगर उसके साथ अन्याय होगा वो कानून को अदालत के पास जाएगी। रेगुलेट कीजिए, कोई मना नहीं करेगा, आप कीजिए रेगुलेशन पॉलीगैमी का, लेकिन आप तो खुद ही कैसे रेगुलेट करें, ये प्रपोजल आपके पास नहीं है। ठीक है, चलिए, ये आप बोल नहीं रहे। अच्छा चलिए, तो ये पहल कर ले, ये पहल कर ले। आपने बार बार कहा पहल करें, ये आप ये आगे ये सहमति बनाए। बोलिए गौरव, मेरे ख्याल से 2 मिनट होंगे हमारे पास, और बोलिए। देखिए, पहली बात तो सौरभ जी, आपके चैनल पे किसी ने भी किसी धर्म को जालिम कहा नहीं। अब इनको क्यों लगा कि किसी को जालिम कहा जा रहा है? हम तो उनको भी जालिम नहीं बुलाते जो कहते हैं कि 25 लाख मुसलमानों के साथ हम अयोध्या पहुंच जाएंगे, हम तो उनको भी जालिम नहीं कहते। दूसरी बात इन्होंने कहा, सौरभ जी आप मॉडिफाई करिए। मैं आपको बताऊं, हम तो जो करना है वो करेंगे ही। अनुच्छेद 370 हमने जो बदलाव लाना था, वादा किया था, मैनिफेस्टो में किया। इन्होंने क्या जोड़ा उसे? इन्होंने कहा कि क्योंकि कश्मीर में मुसलमान ज्यादा हैं इसलिए किया गया। दूसरी बात, आप बताइए, जब हम लोग कहते हैं रोहिंग्या वापस जाएंगे क्योंकि वो घुसपैठी हैं, उसको भी धर्म से ये लोग जोड़ देते हैं। सीएए कानून आया कि जो प्रताड़ित हैं, जहां मुस्लिम बहुल देश है और बाकी धर्मों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारत के मुसलमान की नागरिकता लेने की बात नहीं थी, उसे मुसलमान होने इस्लाम से जोड़ दिया। कमजोर आर्गुमेंट गौरव भाटिया दे रहे हैं। ये सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, और ये कोई बात नहीं कर रहे। बोलने दीजिए, उनकी बात आने दीजिए। आपको उनके आर्गुमेंट्स कमजोर लग रहे हैं, ये रटाए जुमले हैं। अच्छा, ये पोलराइजेशन के लिए यूज नहीं, ये तो ये कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो वादा करते हैं हम वो करेंगे, और इनके वादों में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी शामिल है। गौरव कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात, मुझे शो समाप्त करना पड़ेगा। बोलिए। रिकॉर्ड ये बोलते रहे, ठीक है रहमानी साहब, फिर तो आप सीरियस। मैं एक बात से अंत करूंगा सौरभ जी, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब बात होती है कि बदलाव लाओ, सरकार बदलाव लाती है, तो ये कहते हैं कि हम पे थोपा जा रहा है, हमसे बातचीत करें और हम समाज के अंदर से सुधार लाएंगे। और आज यहाँ टीवी डिबेट पे कह रहे हैं कि सरकार करे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने उदाहरण दिया हलाला का, बहु विवाह का, मेंटेनेंस और एडॉप्शन में भेदभाव का
लिंक के आप बता आधार दीजिए पे ना, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म आपकी सिविल कोई कोड का ड्राफ्ट लाने की जिम्मेदारी, आपके समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आर्टिकल 44 कैसा तर्क है आप बताइए? अगर सरकार को दोनों तरफ से चलिए ये ठीक बात है, करनी अगर इस चर्चा का कोई भी पॉजिटिव सकारात्मक नोट पर अंत हो सकता है तो ये, क्योंकि रहमानी साहब ने इस प्रोग्राम में एक बार नहीं, ये बात दर्जनों बात कह दी है कि ये जिम्मेदारी सरकार की है। आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी यही जिक्र है कि सरकार इस दिशा में पहल करे। तो रहमानी साहब ये चाह रहे हैं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में सरकार पहल करे। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि हमारी इंटेंशन है। अब देखते हैं कि ये काम कब शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाटिया और तस्लीम रहमानी आप दोनों का। थैंक यू। और आइए अब देखते हैं हेडलाइंस 50 ज्योति मिश्रा के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।